हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे हैं नया चैप्टर शुरू क्लास 10 सीबीएसई का, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में आती है एक पिक्चर, दैट इज़ ये। इस पिक्चर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो अब हम वही शुरू करते हैं पढ़ना। दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो ये एक तरीके से पैक्ट बिटवीन द नेशन। सी, ये पिक्चर जो है ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। किसने बनाई है? फ्रेडरिक सोरियो ने। कब? 1848 में। कब बनाई है? 1848 में बनाई है। और ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट्स बनाई थी। उसमें से हमारी सीबीएसई ने केवल एक ही पिक्चर दे रखी है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। क्या क्या? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। जो फर्स्ट प्रिंट था इन दिस सीरीज़, ये इलिस्ट्रेट करता है कि जो पीपल हैं यूरोप के और अमेरिका के, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, किसी भी एज के हों, किसी भी सोशल बैकग्राउंड के हों, क्या क्या कहा मैंने? किसी भी सोशल बैकग्राउंड के हों, वो एक बहुत लंबी लाइन में चल रहे हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। किसे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक तरीके से थॉट है, ये असली चीज़ नहीं है, ये थॉट है। ये आगे जाके मतलब सेम चीज़ नहीं, बट जो इसकी आइडियोलॉजी है वो सच होगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने क्या कर रखा है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक टॉर्च ले रखी है, जिसका मतलब है कि वो एनलाइटमेंट यानी जो अंधेरे में लाइट की विजय, मतलब अंधेरे में सूर्य से किरण होती है उसकी विजय होती है, वैसे ही कि एनलाइटमेंट होता है वो अंधेरे में प्रकाश की विजय, तो वो एनलाइटमेंट। और दूसरे हाथ में उन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ले रखा है। इसमें वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए थे, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ले रखा है। और ये सूर्यो का यूटोपियन विजन था कि जो वर्ल्ड है ना, वो ग्रुप किया जाए एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, ना डिस्टिंक्ट नेशन से ग्रुप किया जाए। और एट द एंड अल्टीमेट आउटकम क्या था इस विजन का? वॉज द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। अब क्या समझ में आया हमें समझ में आया कि ये एक पिक्चर थी जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में, जिन्होंने 4 पिक्चरें बनाई थी, उसमें से एक हमारे उस सिलेबस में है। और इसमें पीपल ऑफ यूरोप ऑफ अमेरिका के एज, जो डिफरेंट एजेस के, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के लोग अपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उन्होंने टॉर्च पकड़ी हुई है, चार्टर ऑफ राइट में। अब हम पढ़ते हैं नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है यहाँ की जो मेजॉरिटी जो है सिटीजन्स की, वो डेवलप किए जाए एक सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कल्चर। यानी नेशन स्टेट यानी एक जगह है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके मन में ऐसी फीलिंग आए कि हाँ, ये सेंस ऑफ एक तरीके से कलेक्टिवनेस है, मतलब कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी कॉमन चीज़ की वजह से। जैसे कि वो कॉमन स्ट्रगल हो सकता है, जैसे इंडिया में जो लोग हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? वो कनेक्टेड है कॉमन स्ट्रगल से, कल्चर से, डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्टेड होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ ये कहाँ गया? ये रहा। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कि यहाँ पे जो हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा रखा है, उसमें जैसे बात करी थी, अब 10th में उसके ही आगे है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से 1799 पे, वो एक टाइम था जिसमें मेजर चेंज आए थे फ्रांस में। क्या क्या? एक तो पीपल को मोनार्की से वो चाहिए थी, छुटकारा चाहिए था, उन्हें एक तरीके से इक्वल सोसाइटी चाहिए थी। और क्या क्या फैक्टर्स है इस वजह से रेवोल्यूशन हुआ था? इकोनॉमिक हार्डशिप, कि प्राइसेस बढ़ गए थे, टैक्सेस बढ़ गए थे, एंड मैनी मोर। सोशल इनइक्वालिटी, जो डिवीजन था पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज क्लासेस, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी की संदेशा दे रहा था।
उसके बाद एनलाइटमेंट आइडियाज़ कि न्यू आइडिया जैसे डेमोक्रेसी के, राइट्स के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ने लगे थे। वीक लीडरशिप, यानी जो किंग लुइस 16 था वो बहुत पुअर था इन हैंडलिंग द क्राइसिस, मतलब वो राजा तो बन गया था पर उसके अंदर राजा जैसी क्वालिटीज़ नहीं थी कि उसको हम राजा कहें। तो ये सब फैक्टर्स थे जिन वजह से रेवोल्यूशन हुआ था। अब क्या क्या चेंजेस आए थे रेवोल्यूशन में? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिल गए थे। 3 कलर्ड फ्लैग आ गया था कि एक तरीके से जिसने रिप्लेस कर दिया था रॉयल स्टैंडर्ड यानी मोनार्की को। फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दी गई थी। जो सिटीजनशिप था उसे ले सिटी ऑफ फादरलैंड को ला पार्टी कहा गया था। किस तरीके से लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आया। एक न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया, एबॉलिशन किया गया इंटरनल कस्टम्स का, और एस्टेट जनरल जो था वो इलेक्ट किया गया। सी, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड फ्रेंच पीपल बिलोंग टू सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, कैसे उनके बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आई थी। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिखोगे चेंजेस आफ्टर रेवोल्यूशन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एंड लेट्स गो, अब हम आते हैं अब अगले उस पर, इंट्रोडक्शन टू नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन के बारे में हमने 9th में ही पढ़ा था, थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन मिला था। अब हम पढ़ेंगे अच्छे से इंट्रोडक्शन टू नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो इनका राइज था 1799 में, यानी जो हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंड में हुआ था, जिसने एक तरीके से सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था यूरोपियन हिस्ट्री का। उसने रूल किया था 1815 पे, और जैसे हम जानते हैं कि वो 1815 में हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। अब जैकोबिन्स क्लब, बस इंट्रोडक्शन टू नेपोलियन पार्टी इतना ही था। अब आते हैं हम जैकोबिन्स क्लब, हमने पढ़ा था। तो ये 1789 में वो हुई थी, एक तरीके से रेडिकल ग्रुप था जिसने इन्फ्लुएंस किया था रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को, और ये एक्सटेंड किया था इसने अपने इन्फ्लुएंस और नेबरिंग कंट्रीज़ ऑल्सो। एक तरीके से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी आप बस इसे पढ़ लो। नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी डेमोक्रेसी फ्रांस में, और उसने वहाँ पे मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी थी। साथ ही उसने सिविल कोड ऑफ 1804 यानी 1804 का उसने वो कर, जैसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 तो बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। और इसके मेन फीचर्स क्या थे? इसने एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश कर दी थी, राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया, और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। यानी क्या क्या करा इस पेज में? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट कि इसने क्या क्या करा था कि एक तो इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश कर दी थी। क्या करा था मैं बता करता हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश कर दी, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम वो एबॉलिश कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने कर दी थी, और ट्रांसपोर्ट उन्होंने कम्युनिकेशन का इंट्रोड्यूस कर दिया था, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिए थे, वेट्स और मेजर्स, और साथ ही एक कॉमन करेंसी। यस, ये तो मैं भूल ही गया, कॉमन करेंसी। पहले क्या होता था, डिफरेंट उसमें अलग अलग करेंसी और अलग अलग वेट और मेजर होते थे, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी किन्हें? जो ट्रैवलर्स थे, और स्पेशली जो बिजनेस के कारण से ट्रैवल करते थे, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती थी ट्रैवल करने में। अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि नेशनलिज्म जो है वो कैसे यूरोप में आया था। तो मिड 18th सेंचुरी में जो यूरोप की पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था, और मतलब देखिए बहुत टूटा हुआ था। कि वहाँ पे जो कंट्रीज़ थी, यानी जो पहले कंट्रीज़ नहीं होती थी, पहले एम्पायर्स होते थे। तो वैसे ही जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये सब स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कारण की वजह से। और ये सब, और यहाँ पे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट नहीं होती थी, यहाँ पे मोनार्की होती थी, यहाँ पे राजा होता था, राजा का राज चलता था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ था, क्या? मिडिल क्लास। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी मिडिल क्लास का एमरजेंस हुआ था, वैसे ही यहाँ पे मिडिल क्लास का एमरजेंस हुआ। लिबरल आइडियाज़ का स्प्रेड है, लिबरल मतलब फ्री,
कि एक तरीके से आपको फ्री होना है जो मेन दिक्कतें चल रही हैं। कंजर्वेशन एंड कांग्रेस ऑफ वियना, इन्फ्लुएंस ऑफ रेवोल्यूशनरी लीडर्स, ये 2 पॉइंट्स जो है ये हमें भी आगे पढ़ेंगे, ये हमें आपको पता होने चाहिए। ओके, अब हम आते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। नॉट मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट पता होना चाहिए कि एरिस्टोक्रेट्स कौन क्या होता है, पीजेंट्स क्या होते हैं, और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आपको पता ही है कि जो नाइदर पुअर नॉर वेल्दी, एजुकेटेड और साथ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तो बहुत सिंपल था। एरिस्टोक्रेट होता है कि जो वेल्दी सेक्शन है सोसाइटी का, यानी अमीर। इसमें एस्टेट्स और टाउन हाउसेज वाले लोग भी होते हैं, जो एस्टेट्स होते हैं। ये पावरफुल है, सोशली और पावरफुल पीपल है। ये क्या कहते हैं, फैमिलीज जो हैं वो मैरिजेस से कनेक्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, बट इनका जो रहने का स्टाइल है वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत रॉयल लैंग्वेज है। पीजेंट्स पुअर सेक्शन है और मेजॉरिटी में है सबसे मेन, और मच लैंड नहीं है। यानी एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला ही काम है। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट यानी एरिस्टोक्रेट्स, और थर्ड एस्टेट्स जो है वो पीजेंट्स। और जो एमर्जेंस हुआ था मिडिल क्लास, जो नाइदर पुअर है नॉर वेल्दी और एजुकेटेड है मेनली। अब हम आते हैं लिबरलिज्म, जो मैंने आपको बताया। लिबरलिज्म जो एक लैटिन वर्ड से है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। यानी जो पीपल बिलीव करते हैं इन दिस आइडिया में लिबरल्स, यानी किसी भी चीज़ से फ्री होने को हम लिबर कहते हैं। अब मीनिंग क्या है लिबरल नेशनलिस्ट का, तो पहले हम जानते हैं लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। जिस भी शब्द के आखिरी में ISM इज्म आ जाए, यानी वो होता है आइडियोलॉजी। तो ऐसे न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म जो था वो फ्रीडम था इंडिविजुअल के लिए, और इक्वालिटी था ऑल लोगों के लिए। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था कि जो फ्रीडम होना चाहिए मार्केट का, और एबॉलिशन होना चाहिए स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। कि पहले क्या होता था, मूवमेंट ऑफ गुड्स में बहुत ज़्यादा टैक्सेस, और कई कई जगहों पे टैक्सेस होते थे, तो उन सब को हटाने के लिए। ज़ोल्वरिन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज टू 2 एंड प्रॉम्प्टेड। ज़ोल्वरिन क्या है, तो ज़ोल्वरिन एक तरीके से आप कह लो कि पार्टी थी, आप समझ लो पार्टी थी, जिसने टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस कर दिए थे नंबर ऑफ करेंसीज। पहले बहुत ज़्यादा करेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती थी, हर पार्ट की डिफरेंट करेंसी होती थी, तो उनको उसने हटाया। एंड दिस यानी ये मिडिल क्लास के लिए है, ये एज एन इकोनॉमिक स्फीयर के लिए है। अब यहाँ पे आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1813। यानी जैसे ही नेपोलियन का डिफीट हुआ था 1815 में, तो स्पिरिट जो था कंजर्वेटिज्म का वो बहुत स्ट्रांग हो गया। यानी कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत स्ट्रांगली स्प्रेड होने लगी। दे बिलीव दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। यानी आप ये समझो कि नेपोलियन ने जैसे ही वो आया था तो उसने मोनार्की इस्टेब्लिश करी थी, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करी थी, जिस वजह से जो और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे वो सब हट गए थे। तो अब जैसे ही डिफीट हुआ था नेपोलियन का, जो कंट्रीज जीती थी, उसने सोचा है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें जो एक तरीके से मोनार्की के फ़ायदे में होती है, तो उन चीज़ों को ही वापस इस्टेब्लिश करेंगे, और वही इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो अब हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। जैसे ही क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ट्रीटी ऑफ वियना होता है कि इनका मतलब है कि जब फ्रेंच यानी मतलब जब फ्रांस में से उसका रूल ख़त्म हुआ था, तब ये ट्रीटी लगाई गई थी। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पता होने चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी हैं। क्या क्या कि एक तो इसमें बर्बन डायनेस्टी जो थी वो रीस्टोर कर दी गई थी, यानी बर्बन डायनेस्टी जो थी वो वापस ले आए थे। अगला क्या था, सीरीज ऑफ स्टेट्स जो थे वो फ्रेंच बाउंड्री पे क्रिएट किए, यानी बहुत सारे ऐसा समझ लीजिए आर्मी समझ लीजिए, वैसे इसका मतलब अलग होता है कि फ्रेंच बाउंड्री पे करते ताकि आगे ऐसा कुछ भी एक्सपेंशन जो है फ्रेंच का ना हो। वैसे इसका मतलब होता है कि जो बाउंड्री पे स्टेट्स है उनको कब्जा कर लिया ताकि नहीं हो। जर्मन कन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच, यानी आप बस इसे ऐसे ही याद कर लीजिए क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है। मेन इंटेंशन क्या था उनका, रीस्टोर करना मोनार्कीज जो, और पावर्स जो थी डिफीटेड बाय नेपोलियन कलेक्टिवली वर इन्वॉल्व इन द ट्रीटी।
हैं, जिन भी पावर्स ने नेपोलियन को डिफीट किया था वो सब इस ट्रीटी में इन्वॉल्व थी। न्यू एरिस्टोक्रेटिक रिजीम जो था वो डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। और यहाँ पे एक मेन चीज़ जो शायद लिखना रह गया है वो ये है कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इटली को, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो जर्मनी क्या मतलब उन सबको दिए गए थे। अब रेवोल्यूशनरीज नाम का वो है कि एक तरीके से डेडिकेशन है टू रेसिस्ट मोनार्कियल स्ट्रगल एस्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू स्टे फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। नॉट मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। गुसिपी मजीनी नाम बहुत फेमस है, आपने नाम पक्का सुना होगा, एंड दैट इज़ गुसिपी मजीनी। इनका जन्म हुआ था जैनिया 1807 में। ये मेंबर बने थे शॉर्ट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी। फाउंड किया था इन्होंने यंग इटली इन मर्साइल्स एंड बर्ने, और साथ ही साथ यंग यूरोप है। उसके बाद इन्होंने बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो एग्जाइल में चले गए थे 1831 में क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशन लिगुरिया ट्राई किया था। रेवोल्यूशनरीज इंस्पायर्ड बाय गुसिपी मजीनी, उन्होंने सेटअप की थी सीक्रेट सोसाइटी इन जर्मनी। और बिलीव का जो मैट्रिच ने डिस्क्राइब किया था वो एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स। एक तरीके से गुसिपी मजीनी जो बिलीव करते थे कि जो नेशन है ना वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड के। गॉड ने उसे स्टैब्लिश किया एज ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ ही लिख कर आना है। उसके बाद आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी बहुत सारे रेवोल्यूशन जो हुए थे तो वो बताया गया है कि जुलाई रेवोल्यूशन भी जिसे कहते हैं 1830 में जो बर्बर किंग थे एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर लुइस फिलिप। जुलाई रेवोल्यूशन क्या था कि इसमें रिवॉल्ट हुआ था ब्रुसेल्स में, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द बेल्जियन सेपरेशन फ्रॉम द यूके ऑफ द नीदरलैंड्स। 1821 में ग्रीक पीपल फॉट इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए कि 1830 में बर्बन किंग्स ने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करी थी। और ब्रुसेल्स में बेल्जियम में सेपरेशन हो गया था लड़ाई के कारण। दैट रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि कल्चर की वजह से, पोएट्री की वजह से, स्टोरीज की वजह से, म्यूज़िक की वजह से एक तरीके से आप नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है लोगों के अंदर इम्पोज कर रहे हो। और रोमांटिसिज्म मूवमेंट यही होता है कि कल्चरल फोर्स, ताकि आप एक तरीके से फॉस्टर कर सको नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इनटू द पीपल। और इससे फ़ायदा बहुत हुआ। लैंग्वेज एक की कल्चरल एलिमेंट बना था, जैसे जब क्या कहते हैं जब जो पोलैंड था वो रशिया ने कैप्चर कर लिया था पोलैंड को, तो उस पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था। तो पोलैंड के लोगों के अंदर ये नेशनलिस्ट भावना जागी थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई करी थी। ये अब हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, तो 1830s जो था वो बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप रहा था यूरोप के लिए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। पॉपुलेशन जो थी वो माइग्रेट करने लगी थी रूरल पीपल से, रूरल एरियाज से। प्राइसेस जो थी वो फूड प्राइसेस वो बढ़ने लगी, फूड शॉर्टेज होने लगी। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक दैट ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, कि जितने भी मेल्स थे उन सबको एडल्ट 8 above 21 उन सबको राइट्स दिए गए, जैसे वर्क के मैनी थिंग्स। 1848 में पॉपुलेशन जो थी फ्रांस पेरिस की केम आउट टू रोड्स, और लुइस फिलिप ने फोर्स किया था रिपब्लिक को। और 1845 में ब्ला 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 बेकार चीज़ें हैं, आपको मेन ये पता होना चाहिए ये यहाँ तक कि 1830 जो था बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप रहा था यूरोप में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, माइग्रेशन बढ़ी थी, प्राइसेस बढ़ी थी, फूड शॉर्टेजेस बढ़ी थी एंड मैनी मोर। ये बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स की यानी इसका मतलब क्या है कि 1848 में अलॉन्ग विद द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड द स्टार्विंग पीजेंट्स इन वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रेवोल्यूशन। बेकार की चीज़ है कि यहाँ पे सिंपल है कि मिड लिबरल जो लोग थे उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया था।
तो वही बताया गया है कि इन द पार्ट्स ऑफ यूरोप जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स की एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, बट जो लिबरल वहाँ पे मिडिल क्लास जो थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, यूनिफिकेशन हो, मैनी चीज़। और उसी चीज़ का जो ये नेशनल क्या कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही थी, तो इसी चीज़ की वजह से उन्होंने इसका फ़ायदा लिया और डिमांड करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? जर्मनी में। तो यही चीज़ हुई थी कहाँ पे? जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। यानी 1848 में वाइड स्प्रेड हुआ था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का यूरोप में। ग्रुप ऑफ 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, वहाँ पे एक चर्च है, तो वहाँ पे बैठे थे। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो मेनली मिडिल क्लास से भरी हुई थी, जिसमें लॉयर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन सब ने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा था, बट वो सब जो था, जो प्रूशिया का किंग था, उसने मना कर दिया। अब हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी क्या है? तो जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, और ब्रिटेन का तो बिल्कुल ही अलग है। तो पहले हम पढ़ते हैं जर्मनी। तो जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जो एक चीफ मिनिस्टर था, किसके अंडर? प्रूशिया के किंग के अंदर। उसको ये क्या कहते हैं लीडरशिप मिली थी कि वो करे। तो 3 वॉर्स चली थी लगातार 7 सालों तक, और उसका मन था, उसके एक तरीके से दिमाग था कि जो जर्मनी है ना, वो पोलैंड, सॉरी, जर्मनी के जो कंट्रीज़ हैं वो प्रूशिया के साथ जुड़े नहीं, वो उसको जीते। तो यहाँ पे वही हुआ कि 7 ईयर्स तक लगातार वॉर्स चलती रही विद द प्रूशियन, और एट द एंड प्रूशियन विक्ट्री हुई थी, और जो केजर विलियम II था वो बना था हेड ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश जर्मन एम्पायर। अब हम पढ़ते हैं इटली यूनिफिकेशन। तो इटली जो था ना वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से केवल जो सार्डियाना का रूलर था वो इटालियन था, बाकी सारे जो थे अलग अलग जगह से थे। तो यूनिफिकेशन का जो प्रोग्राम था वो गुसिपी मजी ने स्टार्ट किया तो था, पर वो फेल्ड हो गया था। फिर जो चीफ मिनिस्टर कैवोर था उसने ये भाग दौड़ संभाली थी, और उसने गुसिपी गरबल्डी के साथ, वैसे तो गुसिपी गरबल्डी वैसे साउथ जो इटली में थे वहाँ पे मेन काम किया था, बट इन्होंने भी बहुत हेल्प करके एट द एंड विक्टर एमेरल II एज अ इटली के यूनिफाइड इटली के किंग को एज एस्टैब्लिश कर दिया। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में भी स्ट्रेंज केस। अब ब्रिटेन का सबसे मेन चीज़ थी कि ब्लडलेस यहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ था, यहाँ पे कोई भी खून खराबा, कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने एज अ दिमाग से लड़ाई करी थी। कि एक तरीके से उन्होंने मॉडल जो था नेशन स्टेट का बहुत डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे सडन रेवोल्यूशन कोई नहीं था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक तरीके से दिमाग लगाया था कि वो कैसे डिफरेंट जैसे कौन वेल्श, स्कॉट और इरिश जो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट एम्पायर्स हैं, वो कैसे करें। तो उन्होंने एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया था 1707 में, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था वो मिल रहे हैं और वो बना रहे हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसने इंग्लिश इन्फ्लुएंस जो था और एंड सप्रेसिंग स्कॉटिश कल्चर। तो यही चीज़ हुई कि उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिक्स कर दिया, और फिर उन्होंने इंग्लिश लोगों के ऊपर और स्कॉटिश लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करा, और एट द एंड उन्होंने उसे जोड़ लिया। मेन चीज़ थी आयरलैंड। आयरलैंड में जो लोग थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट जो थे वो प्रोमिनेंट थे। तो इंग्लिश ने जो यानी जो ये लोग हैं क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम वाले थे, तो उन्होंने कहने प्रोटेस्टेंट को क्या कहते हैं सपोर्ट किया, जिस वजह से कैथोलिक्स अंडर में आ गए, और एट द एंड जो आयरलैंड था वो भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया गया इन द यूके, जिस वजह से ब्रिटिश नेशन डोमिनेटेड इंग्लिश कल्चर बन गया था। अब आते हैं हम बिल्कुल अपने लास्ट टॉपिक पे, और हमारे 24 मिनट्स यानी हम लगभग हाफ एन आवर में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18 से 19 सेंचुरी के बीच में आप आर्टिस्ट को क्या कहते हैं, आर्टिस्ट ऑफन पर्सोनिफाइड नेशन यूजिंग फीमेल फिगर्स। यानी जो आर्टिस्ट थे ना
वो नेशन को एक फीमेल फिगर्स में पर्सोनिफाई करते ताकि लोगों के एक तरीके से इमोशंस कनेक्ट हो पाए डिफरेंट डिफरेंट आइडियल्स लिबर्टी के सिंबल से, ताकि आप उसे एक तरीके से लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठे। जैसे भारत माता, तो जैसे भारत जो कंट्री है उनकी माता, यानी इससे लोगों को एक इमोशन कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो यही अब आपको इसमें जर्मनी की जर्मेनिया और इन सब चीज़ों कंट्री के बारे में पढ़ना है, और वो आप पढ़ सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। अब आते हैं हम नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो ऑटोमन एम्पायर जो था ना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ऑटोमन एम्पायर जो था उसने बाल्कन्स को एक तरीके से रीजन जो है उसे कैप्चर कर रखा था, और वहाँ पे इंटरनल अफेयर्स भी चल रहे थे। पर जो ये नेशनलिज्म का जो फीलिंग थी उसके कारण से जो बाल्कन रीजन था उसके अंदर ये बहुत वो चला था कि हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो उन्होंने वो करा, तो उन्हें ऑटोमन एम्पायर से तो फ्रीडम मिल गई, बट वो यूनिफाई नहीं कर पाए। रीज़न कि जितने भी स्टेट्स थे उन सब वो सब चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। तो इसी कारण से इंटरनल जो थी वो लड़ाइयाँ होने लगी। और वहीं जो यूरोपियन पावर्स थी बहुत बड़ी बड़ी, वो भी चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा लैंड मिले, तो वो ऊपर से लड़ाई शुरू कर, जिस कारण से क्या क्या शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। ये एग्जाम्पल है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का। इम्पेरियलिज्म होता है तरीके से कब्जा करना किसी भी चीज़ पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय, हेलो।